मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कल मैं बेसिस ऑफ वेक्टर को डिफाइन किया था। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट और भी वेक्टर स्पेस का बेसिस कब होता है, जब उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो और उस वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट यस उस नॉन एम्प्टी सेट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। ऐसी कंडीशन में वह वेक्टर स्पेस भी आर या वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा वे बेसिस होता है उस वेक्टर स्पेस का। तो उस पर हम 3 क्वेश्चन भी बता चुके थे और बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी, और इसमें आज 7 क्वेश्चन बताना टारगेट है। उनमें से चौथा क्वेश्चन अब बताया जा रहा है कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस पर क्या है। क्वेश्चन क्या है, सेट यस अल्फा बीटा गामा वेक्टर स्पेस भी थी आर का बेसिस हो तो देन सो दैट आपको शो करना है कि यस डैश भी थी आर का बेसिस है। भी थी आर का बेसिस है यस डैश भी, जिसके वेक्टर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा हैं। तो यस डैश भी थी आर का बेसिस होगा। तो ये हम जानते हैं कि कोई यदि भी थी आर के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 होती है, इसलिए 3 एलिमेंट का कोई भी सेट भी थी आर का बेसिस हो सकता है, बशर्ते उस सेट के एलिमेंट क्या हो, लीनियर इंडिपेंडेंस हो। तो यहाँ देखते हैं कि एस डैश में भी 3 एलिमेंट हैं और ये बेसिस हो सकता है भी थी आर का, क्योंकि भी थी आर के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या भी 3 होती है। यदि हम एस डैश के एलिमेंट को ये दिखा दें कि ये लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, तो 3 एलिमेंट का कोई भी सेट भी थी आर का बेसिस हो जाएगा यदि उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो। तो यहाँ एस डैश में 3 एलिमेंट हैं, तो हमें फील्ड के 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा A1 A2 A3 और उनका मल्टीप्लाई तीनों के साथ करके ऐड करें और उसको 0 के इक्वल रखें। तो यदि तीनों स्केलर की वैल्यू 0 आ जाती है, तब हम ये कहते हैं कि एस डैश के वेक्टर क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। इसके लिए आपको ये दिया है कि एस इक्वल टू अल्फा बीटा गामा भी थी आर का बेसिस है, ये पहले से आपको पता है। इसकी मदद लेते हुए आप ये शो करो कि एस डैश के वेक्टर भी लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, गिवन दैट भी थी आर फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और एस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा भी थी आर का बेसिस है, देन वी हैव टू शो दैट कि एस डैश अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा भी थी आर का बेसिस है। तो एस डैश को भी थी आर का बेसिस प्रूव करने के लिए हमें यह शो करना सफिशियंट होगा कि एस डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। इसके लिए 3 स्केलर की ज़रूरत है। तो मान लेते हैं A1 A2 A3 बिलोंग इन आर इस प्रकार है कि A1 का मल्टीप्लाई पहले वेक्टर के साथ करते हैं, A2 का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के साथ करते हैं, A3 का मल्टीप्लाई तीसरे वेक्टर के साथ करके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल रखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे A1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, A2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, A3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, अल्फा वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये अल्फा वाला है, ये वाला, तो दोनों से अल्फा कॉमन ले लिए, बीटा वाले को इकट्ठा करके बीटा कॉमन ले लिए, गामा वाले टर्म को इकट्ठा करके गामा कॉमन ले लिए। ये आपको पहले से पता है कि यहाँ पे एस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, बेसिस है भी थी आर का। तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, ये इनके अल्फा बीटा गामा के पहले जिस कोफिशिएंट को यूज करके उसके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 करेंगे, तो वे अल्फा बीटा गामा के जो कोफिशिएंट होंगे 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि एस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, क्योंकि एस भी थी आर का बेसिस है। इसलिए अल्फा बीटा गामा क्या है, किसके वेक्टर हैं, एस के वेक्टर हैं। ये अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। इसलिए इनका जो कोफिशिएंट है, तीनों कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा। तो सिंस एस भी थी आर का बेसिस है, अतः एस के वेक्टर अल्फा बीटा गामा लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। इसलिए इनका जो कोफिशिएंट है इन अल्फा बीटा गामा का, वे तीनों क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
तो इसको हम इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो 3 इक्वेशन आपको मिल जाते हैं। a1 + a3 = 0, a1 + a2 = 0, a2 + a3 = 0। इन तीनों इक्वेशन को हम देखते हैं, यदि तीनों के इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा तो ये आएगा a1 + a3, a1 + a2, a2 + a3। इन सब को ऐड करेंगे तो a1 दो बार है तो 2a1, a2 दो बार है तो 2a2, a3 2 टाइम्स है तो 2a3, 2 कॉमन लेंगे तो a1 + a2 + a3 = 0, तो a1 + a2 + a3 = 0। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में से यदि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 a3 कट जाएगा तो क्या a2 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 4 से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 a2 कटेगा तो a3 की वैल्यू मिल जाएगी। और इक्वेशन 4 से यदि इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको a2 a3 कैंसिल हो तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही कि ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम 4, तो आपको a1 a2 a3 की वैल्यू मिल गई। सिंस फॉर a1 अल्फा + बीटा + a2 बीटा + गामा + a3 इंटू गामा + अल्फा = 0 के लिए आपको मिलता है a1 = 0, a2 = 0, a3 = 0। इट मीन्स यस डैश के वेक्टर अल्फा + बीटा, बीटा + गामा, गामा + अल्फा लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यस डैश के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। अब यस डैश में 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट का कोई भी सेट, और V3R के स्टैंडर्ड बेसिस में भी एलिमेंट की संख्या 3 होती है, तो 3 एलिमेंट का कोई भी सेट V3R का बेसिस बन सकता है। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पे, अर्थात यस डैश = अल्फा + बीटा, बीटा + गामा, गामा + अल्फा के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, V3R की स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 में एलिमेंट की संख्या 3 है, जहाँ E1 = ये, E2 = ये, E3 = ये। इसलिए 3 एलिमेंट का कोई भी सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो वह V3R का बेसिस बन सकता है, अर्थात यस डैश भी V3R का बेसिस है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब अगला क्वेश्चन ये है, सो दैट सेट यस = ये 1 2 1 2 1 0 1 - 1 2 V3R का बेसिस है, और सो दैट स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 को, अर्थात E1 E2 E3 को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको प्रूव करना है कि यस जो है V3R का बेसिस है, साथ ही V3R के जो स्टैंडर्ड बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं E1 E2 E3, तो E1 को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, E2 को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, E3 को भी यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये भी शो करके दिखाना है। तो हम दिखाते हैं, पहले तो प्रूव करते हैं कि यस V3R का बेसिस है। जैसे यस में 3 एलिमेंट हैं, तो गिवन दैट V3R फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, यस = ये V3R का एक सबसेट है, देन वी हैव टू प्रूव दैट यस V3R का बेसिस है। तो यह V3R के स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये भी हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि यस के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, माना A1 A2 A3 बिलोंग इन R के लिए A1 का मल्टीप्लाई पहले वेक्टर के साथ, A2 का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के साथ, A3 का मल्टीप्लाई तीसरे वेक्टर के साथ। A1 A2 A3 क्या है, फील्ड R के एलिमेंट हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 का मल्टीप्लाई तीनों कॉम्पोनेंट के साथ, A2 का मल्टीप्लाई तीनों कॉम्पोनेंट के साथ, A3 का मल्टीप्लाई तीनों कॉम्पोनेंट के साथ = 0। अब ये 3 ट्रिपल वाले टर्म को ऐड करेंगे, तो ट्रिपल को ऐड करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, इसका ये और ये एलिमेंट ऐड होंगे, फिर ये और ये ऐड होगा, फिर थर्ड कंपोनेंट ऐड होंगे। ठीक है, तो ऐड होने से ये आपको ट्रिपल मिल गया। तो 2 ट्रिपल इक्वल तभी होते हैं जब उनके तीनों करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हों, तो अर्थात ये 0 के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल, और थर्ड कंपोनेंट के इक्वल हो। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये होगा, यहाँ A1 A2 A3 के जो कोफिशिएंट है वहाँ लिख दिए गए 1 2 1, यहाँ पे 2 1 -1 और 1 0 2, ये कोफिशिएंट लिख दिया गया। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या आ गया, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब इस
कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हम रैंक निकालना चाहते हैं, जात निकालना चाहते हैं। तो जात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू कम से कम उसको हम माइनर बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स से 3 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 ऑर्डर का एक ही माइनर बनेगा, तो उसकी वैल्यू जब निकालेंगे इस डिटरमिनेंट को, जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है तो इसको डिटरमिनेंट मानकर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आती है क्या, ऐसे सॉल्व करने के जैसे आप 12th क्लास में पढ़े थे 1, तो 1 इंटू 1 जिस रो जिस कॉलम इसको छोड़ देते हैं तो ये आया, फिर बीच में माइनस लगाते हैं 2 इंटू 2 जिस रो में है जिस कॉलम इसको छोड़ देते हैं तो ये आया, और 1 इंटू 1 जिस रो जिस कॉलम इसको छोड़ देते ये आया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वही कर दिए। मल्टीप्लाई सॉल्व करने से ये आया -9 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए की जो रैंक है 3 है। यदि 0 आ गया होता तो इसकी रैंक 3 नहीं होती। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए की जाति को इसको डिनोट करते हैं रो ऑफ ए इक्वल टू 3। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखते हैं कि 3 वेरिएबल कंटेन है, A1 A2 A3। तो जितने वेरिएबल हैं उतनी उसकी रैंक भी है। तो रो ऑफ ए इक्वल टू 3 अज्ञात राशियों की संख्या, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, एकमात्र सोल्यूशन होगा A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0। ऐसा कब होगा, जब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर जब आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मात्र ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तीनों वेरिएबल की वैल्यू केवल क्या होगी, सिर्फ 0 के इक्वल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मात्र ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, अर्थात A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, A3 इज इक्वल टू 0। अतः यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, बट V3R के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 होती है। इसलिए 3 एलिमेंट का कोई भी सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं अनिवार्यतः V3R का बेसिस होगा, अर्थात यस V3R का बेसिस है। अब हम शो करेंगे कि V3R के स्टैंडर्ड बेसिस के वेक्टर E1 को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, E2 को भी यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, E3 को भी यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि E1 को लेंगे और ये दिखाएंगे कि E1 वेक्टर को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए 3 स्केलर की जरूरत पड़ती है। अब ये स्केलर हम जानते नहीं हैं कि किन स्केलर का मल्टीप्लाई α1 α2 α3 के साथ करके जोड़ें तो E1 के बराबर आए, ये हम नहीं जानते। तो हम मान लेते हैं कि वे स्केलर S/Z है। तो ऐसा हम मान लेते हैं यहाँ पे E1 इज इक्वल टू 1 0 0 को यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड के जिन 3 एलिमेंट की आवश्यकता है उन्हें हम S/Z मान लेते हैं, अर्थात E1 इज इक्वल टू S α1 प्लस Y α2 प्लस Z α3। तो S इज इक्वल टू क्या है, α1 α2 α3, जहाँ α1 की वैल्यू है 1 2 1, α2 की वैल्यू है 2 1 0, α3 की वैल्यू क्या है 1 -1 2। तो E इज इक्वल टू 1 0 0। तो यहाँ पे इसमें S का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें Y का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें Z का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके S/Z की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं ताकि हमको ये पता चले कि E1 को α1 α2 α3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किन स्केलर की ज़रूरत है, अर्थात फील्ड के किन एलिमेंट की ज़रूरत है। वे एलिमेंट हमको पता नहीं है, इसलिए हम S/Z माने हैं और S/Z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1 0 0। तो यहाँ पे S का मल्टीप्लाई तीनों कंपोनेंट के साथ, Y का मल्टीप्लाई तीनों कंपोनेंट के साथ, Z का मल्टीप्लाई तीनों कंपोनेंट के साथ कर दिए, तो ये आ गया। अब इन 3 ट्रिपल को ऐड करने का क्या तरीका है, इनके करस्पोंडिंग कंपोनेंट को ऐड करेंगे। पहले x प्लस 2y प्लस 1z, फिर 2s प्लस y प्लस -z, फिर x प्लस 0y प्लस 2z, ये लिख दिए यहाँ पे। तो 1 0 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्रिपल इक्वल कब होते हैं, जब करस्पोंडिंग कंपोनेंट इक्वल हो, अर्थात 1 इसके इक्वल हो, 0 इसके इक्वल हो, 0 इसके इक्वल हो। तो इसको कंपेयर करके ये लिख लिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं S + 2y + z = 1। ये क्या है, 2s + y - z = 0, और ये S + 2z = यहाँ पे 0। अब इन तीनों इक्वेशन को, इस z को उधर ले गए तो वह S + 2y = क्या हुआ,
एस प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, 2s प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, जेड को उधर ले गए। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करके एस बाई की वैल्यू जेड के फॉर्म में निकाल लेते हैं और फिर एस की वैल्यू यहाँ जेड के फॉर्म में रख देंगे तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी। और जब जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से एस बाई की वैल्यू जो मिली है जेड के फॉर्म में, वहाँ जेड की वैल्यू रख देंगे तो आपको एस और बाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। और फिर एस बाई जेड की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस का जो एलिमेंट इवन है वह यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन किसको, फर्स्ट और सेकंड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम। तो ठीक है, तो फिर से इन इक्वेशन के दोनों को लिख लिया यहाँ पे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एस प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, 2s प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए एक्स अपान वाई अपान -1 अपान लिखते हैं। जब एस की वैल्यू जब निकालते हैं तो एस वाले टर्म को छोड़ देते हैं और वाई के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के टर्म का क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। तो बाई कोफिशिएंट क्या है 2 1, तो यहाँ 2 1 लिख दिए। राइट हैंड साइड में 1 माइनस जेड और जेड तो 1 माइनस जेड जेड लिख दिए। बाई के नीचे वैल्यू निकालने के लिए बाई वाले टर्म को छोड़ देते हैं। पहले राइट हैंड साइड वाले टर्म को लिखते हैं, इसके बाद एस के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो 1 माइनस जेड जेड लिख दिया, एस का कोफिशिएंट 1 2 तो 1 2 लिख दिए। -1 यदि राइट हैंड साइड टर्म में, तो -1 के नीचे वाले टर्म को लिखने के लिए राइट हैंड साइड को छोड़ देते हैं और एस के कोफिशिएंट और बाई के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो एस का कोफिशिएंट क्या है 1 2 और 2 1 ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक्स अपान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 इंटू जेड, तो 2 जेड, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस जेड के साथ, बाई अपान 1 माइनस जेड का 2 के साथ और इसका जेड का 1 के साथ, और ये 1 इंटू 1 और फिर 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करने से ये मिला एक्स अपान 2 जेड माइनस 1 बाई अपान 1 2 माइनस 3 जेड और क्या आएगा 1 अपान 3। अब एस की वैल्यू जब निकालें तो इसको इधर ले जाएंगे तो एस की वैल्यू 1 अपान 3 3 जेड माइनस 1, बाई की वैल्यू 1 अपान 3 2 माइनस 3 जेड। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये है एस प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू यहाँ रख दिए जो निकाले हैं 1 अपान 3 3 जेड माइनस 1 यहाँ रख दिए और ये 2 जेड इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3 और 1 कैल्शियम लिए तो 3 जेड माइनस 1 3 2 6 जेड इज इक्वल टू 0। तो 3 जेड 6 जेड तो 9 जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 जेड इज इक्वल टू हो गया 1, तो जेड इज इक्वल टू 1 अपान 9। अब जेड की वैल्यू आ गई तो जेड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको एस और वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जेड की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4 एंड 5 तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 3 3 इंटू जेड था तो 1 अपान 9 लिख दिए माइनस 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 3 और ये क्या होगा 1 अपान 3 माइनस 1, ये 3 1 कैल्शियम लिए 3 तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 तो 1 अपान 3 तो माइनस 2 अपान 3 तो माइनस 2 अपान 9। बाई की वैल्यू 1 अपान 3 और 2 माइनस 3 इंटू जेड था तो जेड की वैल्यू 1 अपान 9 लिख दिया, 3 1 जा 3 जा। तो यहाँ पे 1 अपान 3 2 माइनस 1 अपान 3 और यहाँ पे क्या होगा 1 और 3 कैल्शियम 3 और 3 2 जा 6 माइनस 1। तो बाई इज इक्वल टू 1 अपान 3 5 अपान 3 तो बाई इज इक्वल टू 5 अपान 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड इन इक्वेशन ए, इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन ए क्या था, ये था इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए है। तो यहाँ पे एस बाई जेड की जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ रख देंगे तो इवन रिप्रेजेंट हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जबकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है एस के वेक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस बाई जेड की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दिए यहाँ। तो यहाँ पे इवन जो है वह एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, जबकि ये क्या है फील्ड है कि एलिमेंट है, फील्ड यहाँ रियल नंबर है तो ये तीनों क्या है रियल नंबर हैं। इसी प्रकार हम स्टैंडर्ड बेसिस के सेकंड एलिमेंट को भी एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं और थर्ड एलिमेंट को भी एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ हमें चाहिए वे मिल सकती है, बशर्ते दूसरे लोग जो चाहते हैं उसे हासिल कराने में हम पर्याप्त मदद करते हैं। और विवेकानंद के शब्दों में ये है
कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। इसलिए हम दूसरों की भला करने की हमेशा सोचें। थैंक यू सो मच।